जो वीर रस की कविताएं कहने वाला व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास भी कर सकता है। ये सुन के बड़ी वेदना होती है, बढ़ के सुन के बड़ा अचंभा सा लगता है। और इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना भी मैं गलत मानता हूँ। सबसे बुरा पाप है जीवन में। अरविंद मेडिकल स्टोर था, वहाँ हमने झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, दुकान, उनके घर का काम करना, सिलेंडर, सब्जी से लेकर सब कुछ किया मैंने। लेकिन जो लोग मुझे प्रोपेगेंडा कवि कहेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो खुद किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा। सपना था अपने बापू का देश में राम राज्य होगा, भेदभाव ना होगा मन में, भाव एकता का होगा। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। हिंदू कुछ भी हो सकता है, सर आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, सब जानते हैं कि देश का बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा शैलेश अरोड़ा जी। जी सर। और मैंने उसमें 9 एपिसोड किए हैं। सबसे यादगार एपिसोड किया जिसमें मेरी खुद की बेटी थी। कर दी सिस्टम पे उंगली खड़ी, हर जगह दिखती है गड़बड़ी, बाद में क्यों हो मुंह को छिपाते, क्यों उठाते हो लकड़ी पड़ी। कर दी सिस्टम पे उंगली खड़ी, बड़े कच्चे लगते हैं। अरे लड़कर किया या अकड़ कर किया, सीज फायर बताओ किसके डर से किया। मैं समझ गया थाईलैंड का नाम लेते ही क्या पूछना चाह रहे हो। प्रेमानंद जी की बातों को, अनिरुद्धाचार्य की बातों को उसी इंसान को बुरा लगेगा जो इंसान वैसा है। बेटियों के लिए दान पेटियों को खोल। प्रेमानंद जी ईश्वर है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। सर, कभी किसी बड़े मंच से आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई? हम कवियों को मान सम्मान के जो मानक आज मिल रहे हैं सर, वो कुमार विश्वास जी उसके पीछे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं, जी हाँ कवि हैं, जिन्होंने हथियार किसको बनाया? कलम को। और रणक्षेत्र बनाया मंच को। और जिनके जो संघर्ष की कहानी है वो आपके सामने आज रखेंगे और आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो स्वागत करते हैं हमारे प्रिय कवि गौरव चौहान जी का, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सर, सबसे पहला सवाल और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे इस मंथन की, चिंतन की, वो ये है कि आखिर गौरव चौहान जी हैं कौन? अगर ये प्रश्न आप मुझे सुनने वाले और मुझे पढ़ने वालों से पूछे तो शायद वो लोग बेहतर उत्तर दे सकते हैं। अब आप मुझसे ही पूछ रहे हैं तो गौरव चौहान कौन है? गौरव चौहान एक कलमकार है, एक रचनाकार है, राष्ट्रवादी जागरण का एक छोटा सा सिपाही है, देश की विरासत, धर्म की विरासत का यशगान करने वाला एक रचनाकार है, और तथाकथित बुद्धिजीवी जो आजकल देश में पनप चुके हैं, वो देशद्रोही तत्व, उनसे जूझता हुआ एक संघर्षशील कवि गौरव चौहान आपके सामने। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। आपकी कविताएं हमने भी सुनी हैं और बहुत मतलब गर्जना करते हैं अब लिटरली जब आप मंच पे जाते हैं। तो उस प्रकार की जो वीर रस की कविताएं कहने वाला व्यक्ति, वो अपने छात्र जीवन में आत्महत्या का प्रयास भी कर सकता है। ये सुन के बड़ी वेदना होती है, बढ़ के सुन के बड़ा अचंभा सा लगता है। सर, उसके पीछे की कहानी क्या थी, थोड़ा प्लीज बताइए। हालांकि जो कुछ हुआ छात्र जीवन में मेरे साथ, और इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना भी मैं गलत मानता हूँ। सबसे बुरा पाप है जीवन में। जी सर, जी सर। मेरा घर गरीबी से जूझ रहा था। मैं नवोदय विद्यालय बिरखड़ी भिंड मध्य प्रदेश का छात्र हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि नवोदय विद्यालय, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने नवोदय विद्यालय की वजह से हूँ। स्थिति ऐसी बनी कि मेरे विद्यालय में साइंस थी और 10th के बाद मैं आर्ट पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिताजी साइंस नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने माइग्रेशन लेटर तैयार करवाया। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा एक बार घर पे जाता हूँ, मम्मी से मिलके आता हूँ, फिर शिवपुरी चला जाऊँगा, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं होता था कि त्योहारों पर किराया खर्च करके हम बार बार घर आ सकें। तो वो प्लान ये था कि 1 साल बाद ही आऊँगा। तो मम्मी को मैंने मना लिया था। पापा नाराज थे, वो तो चाह रहे थे कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और जब घर पे पहुंचा तो पिताजी ने, नाना पाटेकर टाइप के पिताजी हैं मेरे, गुस्सेल, तो उन्होंने भाई कलह किया, मारा पीटा भी, पैसे देने से मना कर दिया। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं साइंस तो ले लूँ, लेकिन आप पढ़ाने की हैसियत नहीं पिताजी आपकी। वो चले गए। मम्मी ने पड़ोस से 1000 रुपये उधार लिए और मुझे दिए कि जा बेटा अच्छे से पढ़ाई करना। मैं वापस हॉस्टल आ गया। रात में मेरे वो पैसे किसी ने चुरा लिए। घर का कलह झेलकर और वो सब देखकर आ रहा था मैं, डबल वज्रपात हो गया। बिल्कुल सर। और स्वाभिमान इतना था कि मैंने किसी दोस्त को नहीं बताया, किसी टीचर को नहीं बताया। मन में केवल इतना था
कि तूने इतने सब, गौरव ने इतना सब कुछ करने के बाद तूने इतने प्राइज जीते विद्यालय के लिए, तू टैलेंटेड बच्चा है स्कूल का, सब प्यार करते हैं तुझे, ये सब कुछ तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बस हार गया था, गांव गया, बगल में गांव था, गेहूं में रखने वाली गोलियां ली और मैं भगवान के सामने ही जाकर बैठ गया कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो। बस शिवलिंग के सामने बैठा था और उसको मैंने पी लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, बस पीड़ा और उस समय की वेदना याद है अंदर की। जब होश आया मुझे, हॉस्पिटल में था, पुलिस वगैरह सब खड़ी थी, नवोदय विद्यालय का मामला था, डीएम उसका अध्यक्ष होता है। वहां से पहला प्रश्न जो दरोगा ने किया, जो मुझे व्यथित कर गया कि किसी लड़की का चक्कर है। अरे राम। बस संतोष जी, ऐसा लगा फिर मुझे अपने गुस्सा है कि मैंने ऐसा किया क्यों, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जी 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 जी। बस वहीं से मैं थोड़ा सा जुझारूपन आ गया मेरे अंदर कि अब बच तो गया हूं मैं, लेकिन अब झुकना नहीं है, हारना नहीं है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, भले ही वो माता पिता हो। और आया वापस इटावा, संघर्ष की कहानी शुरू हो गई। सर आपने मेडिकल स्टोर में झाड़ू पोछे का काम भी किया है। चूंकि मैं लेट हो गया था और इटावा आकर मुझे एडमिशन नहीं मिले, क्योंकि सितंबर निकल गया था। तो मेरे पास पूरा ड्रॉप ईयर था एक तरह से। तो हमारे पुराने मकान जो इटावा में था, उसी के पास अरविंद मेडिकल स्टोर था, राजागंज इटावा में। वहाँ हमने झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, दुकान, उनके घर का काम करना, सिलेंडर, सब्जी से लेकर सब कुछ किया मैंने। लेकिन सर उस समय कभी ख्याल आया था कि यार जो बंदा झाड़ू पोछा कर रहा है, कभी एक दिन तो साला दिखा देंगे बेटा हम में अंदर क्या वो है, कभी तो मतलब एक अंदर वो तो आता ही होगा सर। नहीं, एक्सट्रोवर्ट में शुरू से था, मतलब इस घटना के बाद तो मैं एक्सट्रोवर्ट और हो गया। इवन नवोदय में चूंकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी थी, तो जब मैं ग्राहक आते थे तो मैं अंग्रेजी में बात किया करता था सर, केवल इंप्रेशन झाड़ने के लिए। मेरे अंदर हमेशा से इच्छा रही लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर काबिलियत है। तो झाड़ू पोछा लगाने के बावजूद भी मैं कस्टमर से इंग्लिश में बात करता था, ताकि वो कमजोर ना समझे मुझे। 450 रुपये मिलते थे सर उन दिनों। हाँ, लेकिन हाँ, ये नहीं सोचा था कि आज मैं इतने बड़े चैनल पर, टीवी पर आऊँगा, पूरे देश भर में मेरे। सर शायद यही जज्बा था, इसलिए आप यहाँ पे हैं। जो गर्जना है ना आपके अंदर की, वो मतलब एक अलग ही लेवल की है। जी बिल्कुल सर। और आज जब कभी उस दुकान के सामने से गुजरता हूँ या मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो उसके मालिक आज भी हैं। तो जब वो खड़े होकर मुझे अभिवादन करते हैं, तो मैं उनकी आंखों में पता नहीं कुछ पछतावा सा देखता हूँ, ग्लानि सी देखता हूँ। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं सर, वो दिन अलग थे, आप हमारे सम्मानित कल भी थे, आज भी हो। ये बहुत सारे अच्छे अनुभव होते हैं, तो पुराने दिन की याद आती है तो थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ मैं। जी जी जी। सर अब ये बताइए कि कविता आपके जीवन में पहले ज़रूरत की तरह आई या जुनून की तरह आई? बिल्कुल जुनून की तरह सर। एक नाम लेना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। और इस पॉडकास्ट को देखने वाले भी जानते होंगे, जो मेरे पुराने लोग होंगे, नंदू भदौरिया जी, मेरे बुआ जी के लड़के। अच्छा, ओके। जो सिद्धहस्त कवि थे। मैं नवोदय से जब छुट्टियों में आता था गाँव, तो वो गज़लें, गीत सुनाते थे। तो हम लोग खेतों की पगडंडियों पर उनकी गज़लें सुना करते थे, उनके दोहे, उनके छंद। क्या बात। मेरी पहली प्रेरणा नंदू भदौरिया जी बने। ओके। फिर मैं नवोदय जब जाता था तो तुकबंदियों को जोड़ने का जो कीड़ा था उसमें लग गया था सर। और कच्चा साथ में मैंने एक कविता लिखी, सपना था अपने बापू का, देश में राम राज्य होगा, भेदभाव ना होगा मन में, भाव एकता का होगा। और ये कविता नवोदय विद्यालय समिति ने चयनित की। मैं क्लस्टर लेवल से रीजनल लेवल गया, और रीजनल लेवल से मैं नेशनल लेवल कालिदास एकेडमी उज्जैन में इस कविता का प्रथम पुरस्कार में जीत कर लाया था। उस वक्त से मेरे हिंदी टीचर मुझे कवि बोलने लगे थे। बहुत सुंदर। क्लास 8th में। तो कि मैं कवि हूं, ये मुझे नहीं पता था कि कविता से पैसा आता है, नहीं पता था उस समय। जी जी जी। तो जरूरत तो आप कह ही नहीं सकते हो। जी 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 जी। मुझे नहीं पता था कि आजकल जो इतने अच्छे अच्छे लिफाफे मिल जाते हैं मुझे। हाँ। उस समय तो ये लगता था कि कविता लोग सुने और मेरी पीठ ठोकें, क्या लिख दिया तूने, क्या लिख दिया बस। तो फिर बचपन से ही क्लास 7th से ही मैं तमाम कविता प्रतियोगिता में भाग लेता रहा। और तुकबंदियाँ उस समय भी, आज तो मैं मेरी पैरोडी सब लोग लपेटे में नेताजी में देखते हैं, जी जी। पैरोडी में उस समय भी लिखता था, लेकिन वो इतना स्तर नहीं होता था। हाँ। जो बाल मन होता था उसकी उपज होती थी। लेकिन हाँ, जुनून था, जुनून आज भी है। हाँ, अब थोड़ी सी मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत महान और बहुत वो दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। कविता अब मेरी ज़रूरत भी है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं ना। जी जी बिल्कुल। सारी
बहुत सामाजिक परिवेश में ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक भी है ना। सर आपकी पुस्तक है गौरव गर्जन। सर ये आत्म घोषणा है या आत्मविस्मय? इन दोनों में से कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि मेरी कविताओं में निवेदन की भाषा कभी नहीं रही, मुझे माफ़ करें। एक तो मैं बहुत बड़ा स्वयं को कवि नहीं मानता हूँ सर। मैं जो कुछ हूँ मेरी कविता में आपको दिख जाएगा। निवेदन की भाषा कभी नहीं लिखी मैंने। मेरी कविता में हमेशा आक्रोश रहा देश की समस्याओं के प्रति। सेना का अपमान करने वालों को धिक्कारा मैंने, सनातन को गाली देने वालों को ललकारा मैंने। ये जो किताब है गौरव गर्जन, जिसका विमोचन अभी अमेज़न पर है, विमोचन मैं करवाना चाहता हूँ। आप जैसा कोई बड़ा मिल जाएगा अरे सर उसके हाथों से करवाऊंगा। लेकिन ये गर्जन ही है, निवेदन नहीं है, आत्मघोषणा नहीं है। ये वो गर्जन है कि देशद्रोहियों, धर्मद्रोहियों, इस देश का बुरा सोचने वालों, कविताएं गरजती रहेंगी और तुम्हें आईना दिखाती रहेंगी। सर आपकी कविताओं में ज़्यादातर राष्ट्रवाद या सनातन धर्म जहाँ दिखता है, तो कभी आपको डर नहीं लगता कि आपको लोग प्रोपेगेंडा कभी कहेंगे? अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन जो लोग मुझे प्रोपेगेंडा कभी कहेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो खुद किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अब आप बताइए, धर्म के ऊपर लिखना, धर्म की अक्षुणता के लिए लिखना प्रोपेगेंडा है? धर्म क्या प्रोपेगेंडा हमारे लिए? ये हमारी आत्मा का विषय है। बिल्कुल सर। सैनिक, देश, ये प्रोपेगेंडा के विषय हैं? ये हमारे विषय हैं, हमारी आत्मा के विषय, हमारे अस्तित्व के विषय हैं। और आत्मा और अस्तित्व के विषय पर लिखना कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करना नहीं होता है। लेकिन चूंकि जिन्हें इस देश से मोहब्बत नहीं है, जो केवल अपने निजी स्वार्थ और निजी लाभ के लिए जुड़े हैं, उन्हें निश्चित रूप से मेरी कविताएं बुरी लगेंगी। कोई मुझे भाजपाई कवि कहेगा, कोई मुझे सपाई कवि कहेगा, पार्टी का ठप्पा लगाएगा। लेकिन मैं आज बहुत बड़े इस मंच से कहना चाहता हूं संतोष जी सर, देश की बात करना, धर्म की बात करना भाजपाई कवि होना नहीं होता है। लेकिन अगर भाजपा की कोई विचारधारा मेरी विचारधारा से मैच खा रही है तो इसमें मेरा अपराध नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। और भाजपा का ठेका भी नहीं है, या किसी एक ऐसी पार्टी का ठेका नहीं कि वही धर्म के बारे में बात करे, वही आतंकवाद के खिलाफ बोले, वही राम मंदिर के। हम लोग कौन है भाई? हम लोग भी तो हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबका ठेका बीजेपी ने नहीं ले रखा है, और भाई हमें भी कोई ठेकेदार ना समझे। ये सारे विषय मेरी आत्मा से जुड़े विषय हैं, मेरे अस्तित्व से जुड़े विषय हैं, और इन पर नहीं लिखूंगा तो किस पर लिखूंगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर राष्ट्र और सनातन पर लिखी हुई कुछ पंक्तियां जो मंचों पर आज भी गूंजती हैं सर, वो थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए सर। बिल्कुल। हम लोग बहुत अनोखे हैं इस पूरे जगत में, जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं। जी सर। हमारा धर्म जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। बहुत सुंदर सर। और अभी ताजा मुद्दा है, और काटिएगा मत इसको। जी सर। संतोष जी, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। प्रोपेगेंडा बनाएगा। अब देखो, प्रोपेगेंडा की बात अब आ रही है। गौरव चौहान जो कविता लिखता है वो प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा होता है भगवा को जब इस देश में आतंकवाद बताया जाता है। जी जी। प्रोपेगेंडा होता है जब हिंदुत्व आतंकवाद का शब्द गढ़ा जाता है। जी सर, जी सर। प्रोपेगेंडा ये होता है, और ये प्रोपेगेंडा अभी मालेगांव के जो न्याय आया है उसमें ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त हुआ है। ट्रू ट्रू। हमसे कहा गया, तमाम हिंदुओं को गाली दी गई कि आप आतंकवादी हो। तब मेरी 4 पंक्तियां जो अभी 3-4 दिन से वायरल हो रही हैं मेरे फेसबुक पे, मैंने बताया, सुनो दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने सुशील सिंधे टाइप के लोग जो थे ना, उन दोनों सरकारों में थे। मैंने कहा हिंदू क्या होता, सुनो, ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। हिंदू कुछ भी हो सकता है सर, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। ट्रू। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। कोई अगर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है तो हमको गर्व है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात सर, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर क्या मंच पर कभी कविता पढ़ते पढ़ते आप खुद रो पड़े हों या दर्शक रो पड़े हों, ऐसा कुछ अनुभव हुआ है आपको सर? कई बार ऐसे क्षण आए सर। मेरे भाई
जो मुझसे 1.5 साल बड़े थे, उन्होंने भी कुछ एक दुर्घटना में वो जल गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद लगा लिया आग, कोई कहता है कि लालटेन गिर गई थी, कुछ भी। मैं बर्तना प्रिंसिपल था और चूँकि आर्थिक चुनौतियाँ हमेशा रहीं, मैं नौकरी भी कर जब लग गई थी, मेरी कविताएं भी चल रही थी, नौकरी चल रही थी, लेकिन पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। और भाई की मृत्यु के बाद 2-3 दिन बाद ही मुझे कवि सम्मेलन में जाना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि अब जिम्मेदारियां ज़्यादा आ रही हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी जिम्मेदारियां शायद हमारे अलावा और कौन निभाएगा। दिमाग में बस मैं माइक पे पहुंचा, दिल्ली में कवि सम्मेलन था और भाई की याद नहीं चाह रही थी सर। तो ये समझिए कि मैं रोते रोते कविता 4-5 पंक्तियां पढ़ी मैंने रोते रोते, और फिर मंच के पीछे जाके मैं बहुत रोया और सब स्थितियों का सामना किया सर। ये घटना है सर। वाह भाई वाह में सबसे यादगार एपिसोड कौन सा रहा सर? तो थोड़ा सा बताइए प्लीज। वाह भाई वाह सब जानते हैं कि देश का बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा, शैलेश लोढ़ा जी। जी सर। और मैंने उसमें 9 एपिसोड किए हैं। सबसे यादगार एपिसोड किया जिसमें मेरी खुद की बेटी थी। शैलेश लोढ़ा जी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, लीजेंड पोइट्स माने जाते हैं देश के। उन्होंने अपने नए जो शो चालू किया था वाह भाई वाह, उसमें उन्होंने सर्वाधिक युवा प्रतिभाओं को मौका दिया। हालांकि मैं एस्टेब्लिश हो चुका था, अभी 2 साल पहले की बात है। उनको मैंने केवल ये बोला कि तारक मेहता की वजह से मेरी बेटी आपकी फैन है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ ही आता हूँ कार्यक्रम में, आपके साथ ही शूट कर रहा हूँ। उसे यकीन नहीं होता है। वो कह रही कि एक बार मुझे सामने से दिखाओ और मुझे उन्हें छूना है। मैंने उनकी वैनिटी वैन में जब शूट चल रहा था मुंबई में, जी सर, शूटिंग के लिए मुंबई आना पड़ता था, तो उन्होंने कहा जा गौरव अगले एपिसोड में बेटी को लेके आओ। उन्होंने एयर टिकट भेजी और मेरी बेटी इसलिए एक्साइटेड थी कि वो पहली बार खुद एरोप्लेन में बैठेगी, हवाई जहाज में। हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लोगों को, हमने भी नहीं सोचा था कि कभी हम भी खुद स्वयं हवाई जहाज में चलेंगे। 2013 में मेरी पहली यात्रा थी। उससे पहले केवल अपने घर की छत से ही देखा है हवाई जहाज। तो एक तो मैं इसलिए एक्साइट था क्योंकि मुझे अपनी एक्साइटमेंट याद आ रही थी कि जब मैं पहली बार गया था हवाई जहाज में और मैं अपनी बेटी का चेहरा देख रहा था। जी सर। और हम लोग गए खूब अच्छे से, मैं और बेटी केवल। और वहाँ स्टूडियो में अचानक शूटिंग चलते चलते वो शूटिंग में ही उन्होंने मेरी बेटी को खड़ा कर दिया और उनसे प्रश्न जवाब सवाल जवाब शुरू हो गए। मैं डरने लगा कि मेरी बेटी ने कभी माइक देखा नहीं, कभी इंटरव्यू नहीं दिया। वो उस समय कितनी साल की थी? लगभग 7-8 साल की थी। लेकिन उसने जो जवाब दिया, गौरव चौहान की इज्जत बचा ली गर्विता चौहान ने, मेरी बेटी ने। उनसे एक सवाल ये पूछा था कि आज यहाँ तुम अपने पापा को क्या कहना चाहती हो? तो उसने आई लव यू बोला। और वो सीन, वो फुटेज टीवी पे दिखाई गई और बस वो मेरे लिए वाह भाई वाह का छोड़िए, मैं अब तक टीवी पर जहाँ जहाँ गया हूँ, मैं 500+ एपिसोड कर चुका हूँ तमाम चैनल्स को मिलाकर, एक अकेला ये एपिसोड मेरे लिए बहुत यादगार रहा। सर आपका जो जीवन अभी तक मैंने सुना, जो इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग सुन रहे हैं, तो उसमें देखा कि काफ़ी संघर्षों का सामना किया। तो सर कुछ चंद लोग जो उस संघर्ष वाले जीवन में आपके साथ खड़े रहे या आपको प्रेरणा दी? एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो मुश्किल है। लेकिन शुरुआती दौर में नंदू भदौरिया जी ने मुझे कविताओं में बहुत ज़्यादा मुझे मार्ग दिखाया। वो मेरे, अगर कोई पूछता है काव्य गुरु कौन है तुम्हारे, तो मैं उन्हें काव्य गुरु से भी बढ़कर मानता हूँ। नंदू भदौरिया जी मेरे बुआ जी के पुत्र और अच्छे कवि। दूसरा मेरा मित्र जितेंद्र यादव। मुझे याद है कि जब मैं इस्लामिया में एडमिशन लिया था तो ट्यूशन पढ़ाता था, मेडिकल स्टोर पे काम करता था, फिर भी साइकिल खराब है, कपड़े नहीं है। वो ऐसा दोस्त था, वो कमी समझ लेता था। मैंने उसकी कई उतरन पहनी है, कई बार उसने मेरे नए कपड़े खरीद के दिए, मेरी कई बार उसने फीस भी दी है उसने। और जो वो अच्छे परिवार से थे, उनके घर में सब सर्विस वाले लोग थे, टीचर, प्रिंसिपल सब। तो वो हर चीज़ खिलाता था जिसकी मुझे इच्छा होती थी, मैं जो खाना चाहता था और पैसे के अभाव में खा नहीं पाता था। और हमारी दोस्ती आज भी है सर, आप आश्चर्य मानेंगे सर, सन 1999 और 2025 हमारी दोस्ती जैसी पहले थी वैसी आज। इसके अलावा सुदेश यादव जी थे, अरुण यादव जी हैं जो इस समय SDM है उत्तर प्रदेश सरकार में,
वो। और कवि जगत में मैं नाम लेना चाहूँगा, नहीं तो मैं अपराध कर बैठूंगा, संतोष जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय आपका जा रहा है शूटिंग का, लेकिन मैं बोलूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आपका शो है सर। कवि जगत में इसलिए नाम लेना जरूरी है कि उन लोगों के सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। मुकेश श्रीवास्तव कानपुर से, ओके, बहुत सारा दिया। इसके अलावा लठूरी सिंह लठ हास्य कवि हैं, बचपन में उन्होंने बहुत प्यार दिला दिया। सुरेश फक्कड़ जी उन्नाव के इतने बड़े कवि, अभी उनका देहांत हुआ, उन्होंने मुझे बहुत सारा दिया। और कुछ अच्छे मित्र मिले, हेमंत पांडे, धीरज सिंह चंदन। हेमंत पांडे लाफ्टर चैंपियन रहा सोनी टीवी पे, बड़ा कवि है। हेमंत पांडे, धीरज सिंह चंदन, अजय अंजाम जी। और अगर हम एनसीआर की बात करें तो राजेश चेतन जी, अनिल अग्रवंशी जी और प्रताप फौजदार जी, जो बहुत बड़े कलाकार हैं। इन सब का बहुत योगदान रहा। और अमित शर्मा युवा कवि हैं, कुशल हैं, इन सब का मुझे बहुत हमेशा प्यार मिलता रहता है। प्रवीण शुक्ला जी हैं, बहुत नाम है, जो किसी का नाम छूट गया तो मुझे माफ़ करना। बाकी जितने भी कवि लोग मेरे साथ मंच पर बैठते हैं, बस समझ लीजिए कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। सर, लपेटे में नेताजी जी, इसमें जो कविताएं होती हैं सर, वो आपकी चुभन है या उस नेता पक्ष के लिए ज़रूरी हैं? टास्क है सर। हाँ, टास्क है सर। और लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे ये जो मैं शब्द इस्तेमाल करते, कवियों का टास्क। हाँ, कविता अब केवल किताबों में दबी भावनाएं नहीं है। किताबें आप समझते हो, किताबें कितने लोग पढ़ रहे हैं। जी जी जी, लोगों के पास समय नहीं है। समय नहीं है। कविता एक ऐसा माध्यम है, स्ट्राइक का सबसे सुगम माध्यम, सबसे सुगम, सबसे सुरक्षित, कि आप स्ट्राइक भी कर लोगे और आपका कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। लपेटे में नेताजी एक ऐसा शो है जो पहली बार इस देश के टीवी इतिहास में पॉलिटिकल सटायर को लेकर नेताओं को सामने बिठाकर देश के मुद्दों पर उनकी पोल खोलना, उनकी कमियां दिखाना, और नेता हंसते हंसते उस कार्यक्रम से चला जाता है। हमारा भी कोई नुकसान नहीं होता है। मुद्दों की बात जनता तक पहुंच जाती है, पार्टियों की मत विचार भी जनता तक पहुंच जाते हैं। सर। तो हमारा तो टास्क है हर वीक का कि इस मुद्दे पर इनको लपेटना है। तो वो चुभन नहीं है, हमारी चुभन नहीं है। हमें तो पक्ष के भी मुद्दे को चुभते हैं, कुछ विपक्ष के भी चुभते हैं। सर सही है। हमारा टास्क रहता है कि भाई इस मुद्दे से जनता को रूबरू कराना है, और हमारी बातें सुन के जनता अपना ओपिनियन बनाए कि सही कौन है, गलत कौन है। सही है। सर, 4 पंक्तियां हो जाए जो आपको पसंदीदा हो। यस सर। लपेटे में नेताजी में तो सबसे फेवरेट रही हूँ सर आपकी। पैरोडिया में सर मेरे 291 एपिसोड हो गए हैं अब तक, और 3-4 सप्ताह में 300 का आंकड़ा छू लूंगा सर। इतने गाने लिख चुका हूँ, इतनी पैरोडियाँ फिल्मी गाने की। लोग पूछते हैं कि भाई पैरोडीकारों की आलोचना होती है कि पैरोडी लिखना बहुत सरल काम है, पैरोडी तो कोई भी लिख देगा। मैं जवाब देता हूं कि पैरोडी अगर हर कोई लिख लेता तो इस शो में सुदीप भोला, आदित्य जैन और गौरव चौहान के अलावा चौथा भी कोई आ जाता। बिल्कुल सही बात है, आ जाता भाई। हम तीनों ही क्यों मेहनत कर रहे हैं इस समय। दूसरी बात, पैरोडी लिखना ही सबसे कठिन है, मैं मानता हूं। एक धुन मिलती है हमको, और पैरोडी का आनंद तभी है जब आप ओरिजिनल गाने को कम से कम चेंज करो, न्यूनतम परिवर्तन करके अपनी बात कह दो, वो पैरोडी है। तो एक मुद्दा आया था कि राहुल गांधी जी, चूंकि मैं भाजपा को भी लपेटता हूं, कांग्रेस को भी लपेटता हूं, तो हर चीज पर उंगली उठा रहे हैं राहुल गांधी जी। जी सर। तो हालांकि राहुल गांधी जी भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं भाजपा को भी लपेटता हूं। आज आप लपेट जाओ। कर दी सिस्टम पे उंगली खड़ी, हर जगह दिखती है गड़बड़ी, बाद में क्यों हो मुंह को छिपाते, क्यों उठाते हो लकड़ी पड़ी। कर दी सिस्टम पे उंगली खड़ी, हर जगह दिखती है गड़बड़ी, बाद में क्यों हो मुंह को छिपाते, क्यों उठाते हो लकड़ी पड़ी। खुद के कर्मों से हारे हो, लेकिन बस ब्लेम करोगे उसको, इसको कोसोगे, बोलो किसको 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 किसको। एक कांग्रेस का प्रवक्ता लपेटे में आ गया। पहली बार आए थे वो। हाँ। उन्हें पता ही नहीं था कि जब कोई कभी हमारे खिलाफ बोलेगा तो उस पर ताली नहीं बजानी है, क्योंकि वो फुटेज जाएगा। हाँ। और तुम्हारे पार्टी के नेता बोलेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ पड़ी जा रही तो तुम ही ताली बजा रहे थे। अब वो इतना भोला प्रवक्ता कांग्रेस का। हाँ। उसके खिलाफ जब मैं उसके पक्ष में कविता पढ़ रहा था तब ताली नहीं बजा रहा था।
अरे राम। जब मैं उसके पक्ष में पढ़ा ताली नहीं बजा रहा, फिर हमारा राउंड चेंज हुआ, हम इस तरफ आए, तो मुझे गुस्सा आ गई थी। तो मैंने उससे बोला कि ना भाई साहब, एक तो आप अपने खिलाफ पढ़ी जाने वाली कविताओं में ताली बजा रहे हो, जब हम उस तरफ बैठे थे आप ऐसे करके बैठे थे और हम आपकी बात कह रहे थे, तो इसलिए अब मैं आपके खिलाफ ही पढ़ूंगा। और वो पैरोडी ये है, सुनो, कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा है, इधर भाजपा का प्रवक्ता। मैंने कहा बड़े कच्चे लगते हैं। क्या बात है, तुम ताली नहीं बजा रहे थे, बताओ। सही है। बड़े कच्चे लगते हैं ये राहुल, ये तेजू, ये केजू। और मैंने कांग्रेस वाले की तरफ उंगली की, तुम। बहुत सुंदर, वो मोमेंट बन गया भाई, ऑडियंस उछल गई। बहुत सुंदर। आगे फिर मैंने बोला, राहुल जी, तेजस्वी जी और केजरीवाल, ये अभी गठबंधन में एक थे जी सर। देखिए, राज्यों के चुनाव में सब अलग अलग होने लगते हैं। तो मैंने कहा, तीनों इतने पास हैं जितने सूरज चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, क्या बात, मगर सच्चे लगते हैं ये मोदी, ये योगी, ये नीतीश। और मैंने उंगली की भाजपा वाले की तरफ और चेहरा कांग्रेस वाले की तरफ, और तुम। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये मूवमेंट बना। और ये कुछ ऐसी पैरोडीज हैं जो लिखी। मैंने भाजपा को भी लपेटा और भी सीज फायर के प्रश्न पर ही लपेटा। मैंने कहा, लड़कर किया, अरे लड़कर किया या अकड़ कर किया, सीज फायर बताओ किसके डर से किया, अरे किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं ये तो ट्रंप ने कर दिया। मैंने कहा, बीच में न छूटना था, कंटिन्यू कूटना था, बढ़ते कदम बोलो किसने थे रोके, अरे तुमने जो ठोके थे मौके पे चौके थे, छक्का लगाते तो आता पियो के हो, मिस कर दिया, मिस कर दिया, प्री फिनिश कर दिया, सब कहते हैं ये तो ट्रंप ने कर दिया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। थाईलैंड में आपको भारत गौरव सम्मान मिला, तो सर ये कैसे हुआ कि वहां पे आप कविता पाठ करने गए थे, क्या मतलब मसला क्या था? मैं समझ गया, आप थाईलैंड का नाम लेते ही क्या पूछना चाह रहे हो, किस जड़ में जाना चाह रहे हो। आप भी भाई अगर सोच रहे हैं तो माफ करिएगा, हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कोई फॉरेन ट्रिप अपने पैसे से आज भी कर सके। पैसा है लेकिन उस पैसे को मैं वहां इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे सामने मेरे बच्चों का भविष्य है। प्रश्न थाईलैंड का आता है। मुझसे पहले तमाम लोग विदेशों में जाते हैं कविता पाठ करने, और दुर्भाग्यवश मैं उस सूची में कभी नहीं आ पाया। मुझे कुछ दुख भी नहीं होता, लेकिन हाँ, दुख और भावुकता में एक अपने से प्रश्न करना, यार तुझ में क्या कमी है गौरव, तू भी तो ताली बजवाता है, तू भी तो हर तरह की कविताएं पढ़ता है। हाँ, लोग आरोप लगा देते हैं कि कट्टर है, बहुत कठोर भाषा में कविता पढ़ता है, विदेशों में नहीं चलेंगी। तो हम विदेशों लायक लिख देंगे ना, बोलो तो विषय दो। सही है, हम तो लिख देंगे ना। सही है, सही है। थाईलैंड जाना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, और ये किसी भी देश की संस्था ने, किसी कवि जगत की किसी संस्थान ने मुझे बुलाया। व्हाट्सएप पर जब मैं 2012 से वायरल होना शुरू हुआ तो मैंने अपने देश में कई प्रशंसक बना लिए थे जिनसे मैं कभी मिला नहीं। विषय आता था, मैं कविता लिखता था, 24 घंटे में वो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वायरल होती थी। मेरी रणनीति सफल हुई, वो ये कि मैं हर कविता के नीचे अपना फोन नंबर डाल देता। जब मेरी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा सर, मुझे कोई पहचानने से इनकार कर रहा है, जानते हुए भी मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो खुद को जनवाओ। और मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ। बिल्कुल गलत नहीं है सर। अगर दुनिया आपकी प्रशंसा नहीं कर रही है, आप खुद अपनी प्रशंसा करिए, बिल्कुल करिए, और चौराहे पर खड़े होकर करिए कि बताओ कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल सही है। ये मैंने किया। आज भी मेरे मित्र मजे लेते हैं कि गौरव तो हर चौराहे पर किसी को भी पकड़ के बताता है कि भाई साहब मैं गौरव चौहान हूँ, लपेटे में नेताजी में आता हूँ, 300 एपिसोड कर चुका हूँ। बहुत सुंदर। लेकिन मैं बोलूंगा, जरा भी मुझे कोई दिख गया कि कविता में रुचि है इसकी,
मैं उसको बताऊंगा भाई साहब मैं भी ये करता हूँ। उस दौर से जब मेरे प्रशंसक बनना शुरू हुए, इंदौर के पारस जैन जी और उनके एक और मित्र गुणसागर जैन जी, बड़े व्यापारी थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। चूंकि फेसबुक पे मेरी पहली आदत थी सर कि फेसबुक पे मेरे काव्य जगत में मेरे साथ जो भी थोड़ी बहुत मेरे साथ जो भेदभाव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ या जो भी अवसर ना देना, इग्नोर करना, मैं फेसबुक पे लिख देता था पहले। हालांकि मैं अब स्वीकार करता हूँ गलत चीज़ है। कविता कभी जगत अपना परिवार है और परिवार के अंदर की बातें कभी फेसबुक पे सार्वजनिक रूप से नहीं लिखनी चाहिए। लेकिन मैं रोने की आदत थी मेरी कि मुझे ये नहीं बुलाया गया, मुझे यहाँ नहीं बुलाया गया, मेरा वहाँ से नाम कटवा दिया गया, मुझे मेरे इटावा के मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। इसकी एक स्टोरी मैं बताऊंगा। ये पीढ़ियां जो सुनते थे तो वो उनको दिमाग में ये आया कि लड़का तो प्रतिभाशाली है यार, इसके साथ गलत कौन कर रहा है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि जो सम्मान इसे देश में नहीं दिया लोगों ने, हम उसे विदेश धरती पे कराएंगे। तो उनकी डेलीगेशंस की मीटिंग थी और एक कल्चरल नाइट जो हर साल वो करते हैं, उस कल्चरल नाइट में 1 घंटा उन्होंने मुझे दिया और आई वॉज द स्पेशल परफॉर्मर। और वहीं पर NRIs, वहाँ जो थाईलैंड में प्रवासी भारतीय हैं और यहाँ से जो लोग पहुँचे थे, उन सब ने मुझे भारत गौरव सम्मान अपने रुद्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड जो उनका कंपनी है IT की, उसके तत्वाधान में मुझे सम्मानित किया और मुझे मेरी पूरी यात्रा का खर्चा उठाया। बहुत सुंदर। हालांकि सर प्रश्न बहुत झेलने पड़े। थाईलैंड के बारे में लोगों ने सर बहुत भ्रम फैला रखा है। और सर अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि थाईलैंड आ रहे हो, अच्छा, तो समझ जाना वो खुद कितनी गंदी मानसिकता का व्यक्ति, अगर वो इस तरह के भाव दे रहा है। सर थाईलैंड में प्राकृतिक दृश्य, बौद्ध मंदिर, सफारी, मार्केट, इतनी अच्छी जगह है, इतनी साफ सुथरी जगह है। भारतीयों को थाईलैंड में अश्लीलता दिखती है, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। वो एक बौद्ध देश है और उसको मैं अपनी सनातनी परंपरा का देश मानता हूँ। बहुत सुंदर सर। आप उसे अगर केवल थाईलैंड को अय्याशी का अड्डा लोग समझ रहे हैं तो फिर भगवान उनका मालिक है। वो खुद कितने अय्याश हैं, उस मानसिकता के होंगे। आप थाईलैंड जाइए, अपनी बीवी बच्चों के साथ जाइए। मैं जाऊंगा कभी सर, जिस दिन मेरे पास और संसाधन हो जाएंगे, पक्का जाऊंगा, अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा, बच्चों को लेके जाऊंगा। और वहाँ के समुद्री तट, वहाँ के जंगल, वहाँ की सफारी अद्भुत है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर जब आप थाईलैंड गए तो आपको लगा कि मैं एक लोकल इंडियन कवि ही नहीं रह गया, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि बन चुका हूँ? क्या लोकप्रियता में आपको वहाँ पे कुछ नजर आया? बड़े आश्चर्यजनक अनुभव संतोष जी। पहली बात तो जब एयरपोर्ट भी पहुंचे, उससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी, लेकिन एक इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं पहली बार, तो वहाँ जो सहयात्री हैं वो पहचान रहे हैं, मेरे साथ सेल्फी लेने आ रहे हैं। और जब हम वहाँ बैंकॉक में, जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, खाने वाने का सब है, जहाँ हम लोग रुके थे, तो हम मार्केट में जब टहले निकले तो वहाँ जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ जो लोग बाहर लोग काम करने वाले लोग, अंदर जो रिसेप्शन पर बैठा है, कई लोगों ने पहचाना। और मैंने तुरंत लाइव भी किया था ये बताने के लिए, देखो मुझे थाईलैंड में भी लोग पहचानते हैं। और मैंने तुरंत लाइव भी किया और मुझे बताने में अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे जानते हैं। और वापसी यात्रा की सफारी पार्क, तो वहाँ जब पहुँचे तमाम टूरिस्ट आते थे। कई लोग, एक महाराष्ट्र का एक जोड़ा था, वो मेरे पास आया, सर आप वो टीवी पे न्यूज़ 18 पे आते ना आप? अरे हाँ। तो जिन कंपनी ने के लोगों ने मुझे बुलाया था, उनके सामने मेरी वैल्यू बढ़ रही थी कि गलत आदमी को नहीं बुलाया, आदमी फेमस है ये, सही है, सही है। लोग इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, देखो हम तो इसके साथ हैं ही, जो बाहर से लोग आएंगे वो फोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ। तो सर ये एक कविता की लोकप्रियता है और माँ सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि शायद मैंने पैसा इतना नहीं कमा पाया, लेकिन हाँ मैंने लोग बहुत कमाए हैं सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर आपकी जो प्रतिभा है ना, उसमें कई लोग, मतलब इस जगत में जो जितने कवि लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि गौरव भाई तुरंत कविता लिखने के मारती हैं। तो सर एक कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो जो आपको किसी ने चैलेंज कर दिया हो और आपको थोड़ा मुश्किल हुआ हो, या थोड़ा सा मतलब अजीब लगा हो कि यार ये कैसे, अब मैं कैसे करूँगा? चैलेंज तो कोई नहीं देता इस तरह, कोई चैलेंज वाली स्थिति भी नहीं होती है। लेकिन हाँ एक नहीं, टाइम चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। हाँ टाइम चैलेंजिंग होता है। जी जी जी। भाव तो उनका उम्मीद वाला ही था। हाँ, और ये घटना है जो पहली जबरदस्त और बड़ा मंच, बागेश्वर धाम का मंच। क्या बात है। स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइक पर आए और उन्होंने बोला, माइक से बोला था कि मैं कवियों से कहना चाहता हूँ
कि जो हम बेटियों के लिए कर रहे हैं, जो विवाह उत्सव चल रहा है, उस पर कोई कवि अगर लिख सके तो मैं स्वागत करता हूँ, इस उम्मीद जताई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बस मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया, और मैं जब माइक पर आया तो बस पहला जो क्षण था, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपने हम कवियों से उम्मीद की थी कि इस विषय पर कुछ लिखा जाए। तो मैंने वो पंक्तियाँ लिखी थी। मुझे याद है कि बागेश्वर धाम के मंच से ऐलान है ये, बेटियों के लिए दान पेटियों को खोल दो, ये अंतिम लाइन थी उसकी। गुरुजी इतने खुश हुए, तो कई बार उन्होंने मुझे शॉल उड़ाई। मेरा एक दृश्य बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि मैं वो पहला कवि था, और शायद अभी भी हूँ, जिसे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसके काव्य पाठ से प्रसन्न होकर वो जो कपड़ा पहनते हैं खुद, वो जो चोला टाइप का होता है, वो 3-4 लाख की पब्लिक के सामने उतारा और आपके इस गौरव चौहान को पहना दिया था। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अनुभव है सर। अब मैं आपको छोटा सा नन्हा सा चैलेंज देता हूँ। चैलेंज मतलब ये है कि आपने जो बोला ना, थोड़ा हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए सर। संतोष का पॉडकास्ट और समाज में नई सोच, इस पे सर कुछ लिख सकते हैं तो प्लीज दोबारा बोलिए। क्या? संतोष का पॉडकास्ट और समाज में नई सोच। संतोष का पॉडकास्ट है जी सर। संतोष का पॉडकास्ट थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा फास्ट। क्या बात अब शब्द आ रहे हैं सर, ऊपर से आ रहे हैं। पॉडकास्ट थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फ्यूचर, थोड़ा सा पास्ट। क्या बात है सर, क्या बात है। थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फ्यूचर, थोड़ा सा पास्ट। सरप्राइजिंग है बिगनिंग, क्या बात है सर। एक्साइटिंग है लास्ट। क्या बात है सर। एक कंप्लीट शो है संतोष का पॉडकास्ट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसको सर अपना टैगलाइन बना सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपको देखा गया है, मतलब एक आपका एक वीडियो बहुत मतलब वायरल हुआ था, जो आप उनके यहाँ गए थे, परिमानंद जी महाराज के यहाँ गए थे। जी। एक और कवि के साथ में गए थे आप, बहुत सुंदर कविता आपने पाठ किया। अभी दोबारा जब मुझे मौका मिला, अपनी धर्मपत्नी के साथ गया था मैं। अरे बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और कई बार मैंने उसमें देखा है आपको, बागेश्वर धाम में भी आप जाते रहते हैं, तंबरा जी के पास भी जाते रहते हैं। जी है ना। तो जब संतों का सानिध्य मिलता है सर, और आपका जो हृदय है वो वीर रस और कई सारे रसों से मिलके बना हुआ है, तो कहीं भक्ति रस भी उसमें जागृत होता है सर? भक्ति रस मेरे लिए, मैं बताइए, देखिए मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। मेरे दिल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, सब कुछ है, लेकिन मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, और या मेरी वो मानसिकता नहीं बनती है कि मैं बहुत देर तक बैठूं ध्यान चिंतन में। ये मैं अपनी कमी मानता हूँ, और इसमें मुझे सुधार की गुंजाइश है और मुझे करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं धर्म को बहुत मानता हूँ, और धर्म को ही अंतिम पहचान मानता हूँ व्यक्ति की। मुझे अपने धर्म से इसलिए लगाव है क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो मैं नहीं रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा धर्म रहे, हमारे धर्म को बचाने वाले रहें, हमारे धर्म को संरक्षित करने वाले लोग रहें, ये साधु संत सब बने रहें, ताकि हमारी पीढ़ियों को समझाते रहें। और बड़ा दुख होता है जब संतों पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। अभी हाल ही में प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य ने स्त्री इस विमर्श पे कुछ बोला, स्त्रियों पर कुछ बोला। जी। हालांकि उन्होंने जो बोला बिल्कुल सच बोला। आप देखिए, नंगापन देखिए सोशल मीडिया पर, खबरों में देखिए क्या हो रहा है। ये साधु संत सब कुछ छोड़कर तुम्हें समझाने निकले हैं, और जिनको बुरा लगा, और मैं गारंटी कहता हूं ये सब दर्शक भी सुने, प्रेमानंद जी की बातों को, अनिरुद्धाचार्य की बातों को, वही उसी इंसान को बुरा लगेगा जो इंसान वैसा है। जो वैसे नहीं है, ये तिलमिला क्यों गए भाई? ये कीड़े निकले हैं। जब फिनाइल डाला गया तो प्रेमानंद जी ने, अनिरुद्धाचार्य ने फिनाइल डाला, और ये जो बिलबिला रही हैं स्त्रियां, वो स्वयं विचार करें कि वो क्या हैं। मैं आज भी कहता हूं इस मंच से, इस माइक से, कि तमाम जिस देश में नारियों को देवी माना गया हो, उन्होंने तमाम स्त्रियों को नहीं बोला है। अरे वो तो वो खबरें पढ़कर बोल रहे हैं। खबरें कौन दे रहा है? तुम दे रही हो। वो तो अश्लीलता जो रील्स में परोसी जा रही है, उनको देख के बोल रहे हैं महाराज जी। कौन नाच रहा है?
आधे कपड़े कौन पहन रहा है? लिव इन रिलेशनशिप में रहकर समाज को गंदा करना है, परंपराओं को गंदा करना, ये कौन कर रहा है? उस पर एक संत नहीं बोलेंगे? कौन बोलेगा? बिल्कुल बोलेंगे। प्रेमानंद जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला, और अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला, वो भी सही बोला, और किसी को किसी से कोई माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। सर एक थोड़ा सा इसी में मैं वो आपसे आपके अनुभव जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी संतों के सानिध्य में जाना चाहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कई संतों का दर्शन प्राप्त हुआ मुझे। तो सर आप कैसा अनुभव कैसा रहा जब आप प्रेमानंद से? देखिए, भगवान ना हमने देखे ना आपने देखे सर। जी सर। किसने देखे शायद मुझे बता दो, अब से लेकर सदियों तक किसने देखे? एक एहसास है, एक आस्था, एक विश्वास है। मैंने एक छंद लिखा था, ईश्वर ना हमने देखे ना आपने देखे। छंद लिखा था मैंने, सृजन का सार सारी सृष्टि में समाया सुनो, स्वर स्वर मिले मृदुगान बन जाता है, बूंद बूंद मिलती है सिंधु के सृजन हेतु, ईंट ईंट जोड़ के मकान बन जाता है, एक एक धागा जुड़े प्रीत की कतार में तो जीवन का पुण्य परिधान बन जाता है, और प्रेम का सृजन कर धरती को जीत ले जो, ऐसा आदमी ही भगवान बन जाता है। और मेरी नजर में भगवान वो है जिसे सब प्रेम करते हो, भगवान वो है जो सबको प्रेम करता हो, बहुत सुंदर। भगवान वो है जो प्रेम बांटता हो, भगवान वो है जो प्रेम स्थापित कर रहा है। वो अब मनुष्य रूप में है, संत रूप में है, किसी गायक के रूप में है, किसी कलाकार के रूप में है, भगवान जाने, लेकिन अनुभूति देता है। तो ऐसी अनुभूति वहां पे आपको आती है जब आप जाते हैं? तो बहुत सुंदर। जैसे प्रेमानंद जी ईश्वर है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, लोग मानते होंगे कि वो साक्षात ईश्वर है, ये मैं मानता नहीं हूं, या मैंने अवधारणा नहीं बना रखी कि मैं घर में बैठा हूं और मैं सोच रहा हूं प्रेमानंद जी ईश्वर है। नो, जब आप सामने जाते हो, जब उनके सानिध्य में बैठते हो, उनकी आभा को देखते हो और उनसे बातचीत करते हो, उनकी वाणी को सुनते हो, तब वही एहसास होता है जो शायद आप अपने ईश्वर से मिलने के बाद जो महसूस करते हैं। बस ये भावना है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। धन्य सर, आप धन्य जो आप दर्शन को करते हैं। धन्य सर। किसी टाइम पे आप 1500 रुपए की नौकरी कर रहे थे, आज आप न्यूज़ चैनल में एक स्टार कवि हैं। तो सर जो माता पिता की फीलिंग्स हैं, माता पिता का जो व्यवहार है आपके प्रति, उसमें कितना परिवर्तन आया और उसे आप किस तरीके से देखते हैं सर? कल्पना करिए कि जो व्यक्ति हमें 1500 रुपये देता था, आज हम जब उसके घर या ऑफिस में जाते हैं, वो खड़े होकर स्वागत करता हो, तो 1500 रुपये 15 लाख से कम नहीं है सर। वो भी बिल्कुल सही है सर। बड़ा अच्छा लगता है, और माता पिता का हमेशा सहयोग रहा। एक हालांकि बचपन में इतने सक्षम नहीं थे माता पिता, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने माता से, अपने पिता से। जीवन में विभीषिकाएं आती रहीं। सबसे पहली विभीषिका शुरुआती दौर, फिर 2006 में मेरे पिताजी का पैर कट जाना। तो जब वो आशा भी, उम्मीद भी की जाती थी कि थोड़ा बहुत वो करेंगे घर के लिए, परिवार के लिए, वो आखिरी उम्मीद वहाँ भी टूट गई। तो फिर और जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब तो हमें ही करना है सब कुछ। उसके बाद मुझे पिताजी से कोई शिकायत नहीं रही, और मैं जितना पिताजी के लिए कर पाया और आज भी जो कर पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। अभी बहुत चाहिए पिताजी को, और मैं कभी कभी अंदर महसूस करता हूँ कि गौरव और ज़्यादा करो, और अच्छा करो। इसीलिए चाहता हूँ कि और पैसा आए, और कमाऊँ, और खुशियाँ दूँ। दोनों खुश हैं, और पिताजी प्राउडली सबको, और आपको हंसी आएगी की बात कर सुन के, मेरे पिताजी मुझे लेकर इतना खुश है कि उन्होंने अपनी स्कूटी के आगे लपेटे में नेताजी का लोगो लगा रखा है। क्या बात है, क्या है। मेरा नाम नहीं है, केवल लपेटे में नेताजी। और बस बाजार में जाते थे, बोलते हैं मैं कवि गौरव चौहान का पिता हूँ। जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो माता भी बहुत खुश है। हालांकि कुछ मेरी ऐसी कमियां हैं, मम्मी से डांट खा लेता हूँ, कुछ जो स्वभाव सम्मत जो है मेरे अंदर कमियां वो हैं, तो उनको लेकर मम्मी आज भी समझाती हैं। बस ये इतना कहना चाहता हूँ कि उनके सपने पूरे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सपने उनके पूरे होने हैं। होंगे सर, जरूर होंगे। आप जैसा होनहार बेटा मिला है तो जरूर। अरे सर क्या बात है सर। क्या आज के कवि अपने फॉलोअर्स के लिए लिखते हैं या अपनी मन की पुकार से लिखते हैं सर? मैं औरों के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरे बारे में पूछिए सर। सर नहीं, आप उस मंच में हैं, वो परिवार है आपका, तो मतलब उनकी सोच, हाँ, थोड़ा उसमें आप पूरे कवि वर्ग को पूरा प्रेजेंट। मैंने कई कवि देखे हैं जो अपनी ब्रांडिंग के लिए पैसा लगा रहे हैं, यानी वो फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं। जी सर, जी सर। मतलब वो कैमरा खरीद रहे हैं, अपना स्टूडियो बना रहे हैं, अच्छे
अब ये इस तरह का सिस्टम मेरे पास नहीं है सर। सर ये आपके सिस्टम में कभी भी उसकी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लोग कर रहे हैं, अपना कैमरामैन साथ में ले जाते हैं, अपना शो शूट कराते हैं, यूट्यूब सर। से पैसा कमा रहे हैं, फॉलोवर बढ़वा रहे हैं। जी सर। मैं चाहता हूँ मेरे फॉलोवर बढ़ें, लेकिन फॉलोवर कैसे बढ़े ये मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पास एक सुविधा है फेसबुक की, एक सुविधा व्हाट्सएप की है, ठीक है सर। तो बस यूट्यूब की सुविधा है, मुझे कोई मेरा वीडियो मिलता है या दूसरे चैनल जो मेरा शो रिकॉर्ड करते हैं वो डालते हैं, लोग पसंद करते हैं, फॉलोवर्स अपने आप बढ़ते हैं। जी सर। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज से 5 दिन पहले मेरे 1,20,000 मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे थे। 1,20,000, माफ कीजिए 1,04,000, 1,04,000 थे और आज मैंने देखा तो 1,31,000 हो गए हैं। तो सर 4 दिनों में 28,000 फॉलोवर बढ़ गए। क्यों बढ़े सर? मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया, मैंने अपनी फेसबुक की कोई पोस्ट को बूस्ट नहीं किया, बस मैंने खुद एडिट किया अपने साधन से के लिए। सही है सर। और मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि मैं अपने सोशल मीडिया के प्रमोशन के लिए मैं पैसा खर्च नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुछ लोग कहते हैं बहुत पीछे रह रहे हो भाई, यूट्यूब से पैसे कमाइए, फेसबुक पैसे दे रहा है, यूट्यूब से कमाइए। अब सर यूट्यूब से कमाने के लिए हम पहले 2.5 लाख अपने ऊपर खर्च करें सर, महंगे कैमरे लें, सेटअप लगाएं और फिर टीम को साथ में लेके जाएं, वो शूट करें अपना कंटेंट। तो सर ना तो मेरे आत्मा से आवाज़ आती कि इसके लिए मर जाओ, कर जुट जाओ, जूझ जाओ, नहीं, जो चल रहा है ठीक है सर। फॉलोवर बढ़ रहे हैं, अपने आप बढ़ाने दो। अब तक इतना मिल गया, आगे और भी मिलेगा। प्रयास इतना करिए, कविता अच्छी लिखो, कविता का प्रभाव कम ना हो, विश्वास है फॉलोवर भी कभी कम नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे सर। जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, लोकप्रियता आपकी बढ़ी रही है, दिन दूनी रात चौनी, भगवान ने चाह तो बढ़ते ही चले जाएंगे सर। सर कभी किसी बड़े मंच से आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो उस समय आपने आपको कैसे संभाला है, कैसे रिएक्ट किया आपने? मंच से हाँ घटनाएं होती हैं, हर जगत में हर तरह के लोग होते हैं। मेरा स्वभाव ये रहा कि मैं जब मंच पर रहता हूँ तो एक एक कवि उसका उत्साहवर्धन करना। आप मुझे टीवी शो में भी मेरा कभी कोई एपिसोड देखिए कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ लोगों के, दूसरों के परफॉर्मेंस पे, हमेशा उनको बूस्ट करता हूँ, उत्साह बढ़ाता हूँ। मंच पर मेरी यही आदत रहती है। वाह वाह क्या बात है, अगर ताली नहीं बजा रही है तो थोड़ा सपोर्ट कर देते, अरे क्या कमाल कर दिए भाई, वाह वाह वाह, ये मेरी आदत है। क्योंकि मैं मंच को जीता हूँ, मैं लाइव बैठता हूँ वहाँ पे। इसके विपरीत कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करते। साजिशन मैंने कई बार देखा कि लोग होते हैं सर कि आप पब्लिक ताली बजा रही है, लेकिन अगर आप जरा पीछे मुड़ के देखेंगे तो सबके मुंह बने होंगे। नीचा दिखाने की कोशिश एक थोड़ा और गंभीर शब्द हो गया। आपको इग्नोर करना अलग चीज हो गई, सही है। नीचा दिखाना एक अलग मैटर है। वो नीचा दिखाने की कोशिश की गई इटावा में, मेरे खुद के मंच पे। आज चूंकि मुझे इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े चैनल पे बोलने का मुझे मौका मिल रहा है, काफी लोग जानते हैं, हर व्यक्ति को उसके शहर में अपने माता पिता के सामने कविता पढ़ने का सपना रहता है। जी सर, जी सर। शुरू से मेरा भी सपना रहा और मैंने कई बार पढ़ा भी। लेकिन इटावा की पब्लिक, इटावा की जनता मुझे सुनना चाहती है, लेकिन इटावा के नुमाइश का मंच जिन हाथों में रहा वो किसी एक जातिगत मानसिकता से ग्रस्त लोगों का रहा, ग्रिप रहा। चूंकि मैं उनकी जात से संबंध नहीं रखता, तो वो अपने सजातीय लोगों को प्रमोशन करने के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्ति को बराबर में नहीं खड़ा करना चाह रहे थे जो उनके सजातीय लोगों को चैलेंज कर सके, और वो मैं चैलेंज था। तो मुझे इग्नोर किया जाता रहा। लेकिन सत्ता परिवर्तन होते रहे, कुछ हमारे चाहने वाले आए, उन्होंने, मुझे आज बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने कभी सिफारिशें भी करवाई अपने लिए जो मुझे नहीं करानी चाहिए थी। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है सर, होना चाहिए। और सिफारिश बुरी नहीं है, अगर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की जाए और किसी अच्छे मंशा से की जाए तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई बुराई है सर। अच्छा, मुझे मौका मिला, पहली बार मैंने मुलायम सिंह जी के सामने इटावा में कविता पढ़ी 2005 में। क्या बात है। 2009 में कुमार विश्वास जी के संचालन में पढ़ा इटावा का मंच। 2005, फिर 4 साल का गैप 2009, फिर 5-6 साल का गैप 2013, ऐसा कुछ, फिर लंबा गैप हो गया 2013 से 2011 से 2018। 7 सालों में मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, और ये 7 साल मेरी लोकप्रियता के साल थे। मैं घुटता था, और उस समय तो बहुत घुटता था जिस समय शहर में कवि सम्मेलन है बड़ा और मैं अपने घर पे हूँ। मैं ईश्वर से दुआ करता था कि हे ईश्वर, मुझे कोई डेट दे दे, छोटे ही कवि सम्मेलन हो, मैं चला जाऊँ, शहर छोड़ के चला जाऊँ। वो घुटन की रात होती थी। अच्छा, मुझे बुलाया गया एक बार, मैं वो जिलाध्यक्ष और तमाम एक विधायक जी थे, अड़ गए ने, गौरव चौहान कविता पढ़ेगा।
और जो कमेटी के लोग थे जो शुरू से ही मुझसे घृणा करते थे, नफरत करते थे, उन्हें बुरा लगा। लेकिन प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दबाव के चलते मैं मंच पर आया। पब्लिक मुझे सुन रही थी, पब्लिक तालियां बजा रही थी, और उसी कमेटी के जो नुमाइश कमेटी है, वकीलों की कमेटी होती है, 3 वरिष्ठ कवि, सॉरी माफ करिए, 3 वरिष्ठ वकील जो आगे बैठे थे, मैंने मुश्किल से 15 मिनट पढ़ा होगा, पीछे से गौरव चौहान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और वो तीनों में से आवाज उठती है, हो गया बैठ जा, हो गया बैठ जा। ये कहा गया, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने इस चीज का विरोध किया। मैं कविता पढ़ के मानसिकता खराब कर दी उन्होंने। मैं बैठा, मैंने ऊपर चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि मुझे क्रोध आ जाता है, खून ऐसा है सर कि उसका खून गर्मी आ जाती है। हाँ सर, इसलिए मैं कभी चूका नहीं विरोध करने से, और सामने से विरोध करने से। 2-3 दिन तक इटावा में बवाल हुआ। फोन आया हमारे पास कि अरे आपने हमारे ताऊ जी का नाम ले दिया, हमने ताऊ जी थे तुम्हारे। तो अब ये मैं उस दिन से मैंने ये शपथ ले ली कि मैं अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का हो जाऊं, मैं कुमार विश्वास जी की लोकप्रियता का हो जाऊं, मैं उस मंच पर कभी कदम नहीं रखूंगा। उस मंच की छोड़ो, वो मंच जिस पंडाल में है, और मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि हाँ, मैं आज भी स्वीकार करता हूं कि मैं उस इटावा की मंच लायक नहीं हूं। इसलिए आप कभी ये चिंता मत करना कि गौरव चौहान कोई सिफारिश करेगा, गौरव चौहान कोई बाहर से जुगाड़ लगा के मंच पे आना चाहेगा। नहीं, आप निश्चिंत रहो, गौरव चौहान खुश है जहां है। गौरव चौहान और अच्छी मेहनत करेगा ताकि उसे इटावा से भी बड़े मंच मिलते रहें। सर, एक थोड़ा सा और एक अटपटा सा प्रश्न लगेगा शायद आपको, वो ये है कि आप इतने लोकप्रिय कवि, इतने बड़े कवि हैं, और कुमार विश्वास जी भी काफ़ी बड़े लोकप्रिय कवि हैं, लेकिन मैंने पर्सनली जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, कभी आप दोनों को कभी एक मंच साझा करते हुए नहीं देखा सर। कोई मतभेद है या कोई और कारण है सर? नहीं सर, कुमार विश्वास जी लीजेंड हैं। हम कवियों को मान सम्मान के जो मानक आज मिल रहे हैं सर, वो कुमार विश्वास जी उसके पीछे हैं। कवियों के हाथ में झोला नहीं, कवियों के हाथ में एक अच्छा मॉडर्न बैग होना चाहिए, कवियों के कपड़े अच्छे होने चाहिए, कवियों के होटल अच्छे होने चाहिए, कवियों को जो गाड़ी लेने आ रही वो अच्छी होनी चाहिए, और कवियों का जो पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो भी इतना अच्छा होना चाहिए कि कवि जब घर जाए तो सम्मान और स्वाभिमान का अनुभव लेकर जाए। ये सारे अनुभव अगर किसी ने दिलवाए तो कुमार विश्वास जी। आपका प्रश्न ये है कि वो अपने मंच पर मुझे क्यों नहीं रखते हैं, तो ये मैं उन पर ही छोड़ता हूँ, मैं कुमार विश्वास जी पर ही छोड़ता हूँ। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुमार विश्वास जी के साथ कविता पढ़ना सबका सपना होता है, और शायद ये समझ लीजिए कि गौरव चौहान के तमाम सपनों में ये एक भी सपना है, लेकिन इस सपने के पूरे होने का मुझे दुख नहीं होता है। हाँ, जिस दिन ये सपना पूरा होगा उस दिन प्रसन्नता बहुत होगी। और कुमार विश्वास जी, मुझे विश्वास है आज जिस तरह से वो कवि सम्मेलन का स्तर उन्होंने बढ़ाया है, कवियों का स्तर बढ़ाया है, कवि जगत के लिए किए गए उनके जो कार्य हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। और मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कुमार विश्वास एक ऐसा नाम है, उन्हें युग कवि ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो पहले कवि हैं जिन्होंने तमाम प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया है। हालांकि मैं उन प्रतिभाओं में शामिल नहीं हो पाया, इसका दुख रहेगा मुझे, एक आध धक्का वो भी मुझे लगा देते, लेकिन हाँ, आपने जो हिम्मत दी है मुझे, उसके भरोसे में आज भी चल रहा हूँ, और मुझे कोई शिकायत नहीं है कुमार विश्वास जी से। हाँ, जिस दिन वो मुझे अपने किसी मंच पर साथ में रखेंगे या कभी भी उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। जल्दी मिलेगा सर, भगवान जल्दी मिलेगा सर। सोशल मीडिया सर एक शोर है, और एक कवि हृदय जो होता है ना, वो अनहद नाद सुनता है शांत होकर के, क्योंकि रचना तभी से वहीं से उत्पन्न होती है। आप भीड़ भाड़ में कविता नहीं लिख सकते, क्योंकि छोटी मोटी कविताएं हैं, और मैं भी लिखता हूँ, तो आई कैन रिलेट। तो सर, उसको दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करते हैं सर? मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है इस प्रश्न का सर। वर्तमान में तमाम ऐसे शोर हैं जो बंद नहीं किए जा सकते हैं, वरना वो आज की जो आधुनिक जीवन शैली वो खत्म हो जाएगी। कुछ शोर ऐसे हैं जो बंद नहीं किए जा सकते हैं, धीमे जरूर किए जा सकते हैं, और अगर उस शोर को धीमा करना है तो अपना शोर बढ़ाना पड़ेगा। आप अपना शोर बढ़ाओ, वो शोर अपने आप धीमा हो जाएगा। तो सोशल मीडिया के शोर में भी
आपको अपनी कविता का शोर लाना पड़ेगा और ऐसी कविताएं लानी पड़ेगी, ऐसी अभिव्यक्ति लानी पड़ेगी कि उसका शोर, जो एक फूहड़ता फैली हुई है सोशल मीडिया पर, बकवास वाला शोर फैला हुआ है, वो शोर तभी थम सकता है जब आप अपनी क्रिएटिविटी का शोर लाएंगे, अपनी प्रभावशाली अभिव्यक्ति का शोर लाएंगे। एक शोर दूसरे शोर को धीमा कर सकता है। अगर हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो अपना शोर लाइए, अपना सकारात्मक शोर लाइए जो नकारात्मक शोर को दबा दे। गौरव जी, अगर आपका जीवन एक कविता के रूप में लिखें आप, उसका शीर्षक क्या देंगे सर आप? बड़े दिलचस्प प्रश्न लाते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अगर मैं अपनी जीवन को कविता के रूप में देखूं तो शीर्षक क्या होगा? गौरव अभिशेष है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। गौरव अभिशेष है, हाँ बहुत शेष है अभी। गौरव अभिशेष है लेकिन बहुत विशेष है। बहुत सुंदर सर। अभी आई एम श्योर आप मतलब इंटरनेशनल वो सब न्यूज़ वगैरह देखते ही हैं आप। तो ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो बार बार टैरिफ डालते हैं। पहले 25% डाला, फिर जब सपोर्ट नहीं लिया इंडिया ने वापस रशिया से, मतलब उन्होंने बोला कि हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, तो 25% का और ठोक दिया उनके ऊपर। और हमारे मोदी जी हैं 56 इंच का सीना लिए खड़े हुए हैं, बेटा करो, हम अपना बदलने वाला नहीं, क्योंकि आज का भारत है ये। तो सर इसके ऊपर अगर कुछ आप लिखा हो या कुछ लिख सकते हो सर, तो 4 पंक्तियां सर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा सर। वो पागल तूफान है, वो पागल तूफान है या बेतुकी आंधी है। ट्रम्प जो ना वो अमेरिका का राहुल गांधी है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात। मतलब डिसीजन देखिए, ये एक डिसीजन केवल अमेरिका की व्यापारिक नीति नहीं है, केवल ये एक खुन्नस है। खुन्नस है, सही है। और जो लोग हर चीज पर मोदी को घेरते हैं, सरकार को घेरते हैं, मैं बहुत सकारात्मक सोचता हूँ। कहीं ना कहीं देश बढ़ रहा है अपना। ये खुन्नस केवल इसी बात की है। आप जिसको कहते हैं ना कि समर्पण कर दिया, नहीं, समर्पण नहीं किया है। हम बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए। जो पश्चिमी देशों से जो हमें चुनौतियां मिलती हैं व्यापार के क्षेत्र में, उनको धीरे धीरे करके अब आप ये चाहते हो कि 5-10 साल में भारत बॉस बन जाए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तमाम चुनौतियां हैं, जहां हमारी सीमाओं के खतरे हैं, हमें अपना व्यापार भी उन्नत करना है, तो हमें अभी इंतजार करना चाहिए। और ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के प्रति एक खुन्नस है। वो अमेरिकियों का भला चाहता होता तो अभी वहाँ के लोकल न्यूज़ सुनिए कि अमेरिकी व्यापारी खुद नाराज हैं। सर टैरिफ लगने से जो भारत से भेजा हुआ माल है वो अमेरिका को ही महंगा पड़ता है, और पैसा देना पड़ता है। तो ये तो मतलब निगेटिव है उनके सोसाइटी के लिए। दूसरी चीज इसमें ट्रंप का तर्क तो ये है ना कि जब आप नहीं खरीदोगे तो अपने अंदर बनाओगे, लोकल खरीदोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे। सही है। तो सर प्रोडक्शन करिए, पहले प्रोडक्शन करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप व्यापारियों को घाटा दो, फिर अपनी जनता को महंगा बेचो, फिर वहां के इंडस्ट्रियल सोचे कि नहीं ये चीज अब हम बनाएंगे, फिर इंडस्ट्री बने। सर बहुत ऊटपटांग कर रहे हैं ट्रम्प साहब, और पूरा अर्थव्यवस्था है, हर कुछ नहीं होगा सर। विश्वास करिए सर, कोविड जैसी स्थिति में भी ये देश संभला रहा, कोई भूखा नहीं मरा। सही है। मुझे विश्वास है कि हम इस विपदा से उबरेंगे, क्योंकि मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं और मैं तुरंत हथियार डालने वाला आदमी नहीं हूं। मैं भरोसा करता हूं जिनको चुना है हमने, और उन्हें कई मुसीबतों से हमें निकाला भी है। सही तो हम उन्हें मौका देंगे, और कम से कम उन पर भरोसा जताने का मौका भी है। और हम इंतजार करेंगे कि हाँ, जिस दिन अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी उस दिन हम दोनों मिलकर मोदी की आलोचना करेंगे। नहीं, सही है सर, बिल्कुल सही है सर। अभी तो इंतजार करिए, करना पड़ेगा सर। अब सर क्योंकि पूरा कवि वाला माहौल बना हुआ है, हाँ। और अभी फिलहाल जाने का समय भी हो गया, क्योंकि आपका भी अभी कविता पाठ है जैसे आपने बताया। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अपील कर दीजिए आप, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर कविता अभी लिखना है, अभी बोलना है, लिखे नहीं, अभी सोचना है सर, अभी बिल्कुल अभी सोचना है सर। अभी काम ही है, तो आप 10-15 सेकंड ले सकते हो, तो आपके लिए पर्याप्त है। तो अपील करिए कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, और जैसे आप जैसे लोगों को हमारे पास आते हैं, कई सारे लोग होते हैं सब्सक्राइबर देख के आते हैं सर, अच्छे गेस्ट हम अप्रोच करते हैं, बोलते हैं सब्सक्राइबर आपके कितने हैं, तो हमें बड़ा धक्का, जो आप संघर्ष उस टाइम पे कर रहे थे वो आज हम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारे, कंटेंट देख रहे हैं, कितना प्रयास हमारी टीम करती है, लेकिन बढ़ नहीं रहे सब्सक्राइबर्स। तो थोड़ा सर आप थोड़ा उसमें अपना अपील कर दीजिए लोगों से। आप अच्छी भावना से काम करते रहिए, लोग जुड़ते जाएंगे सर, और तकनीकी और ब्रांडिंग सबका इस्तेमाल करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं
मतलब आपके लिए अपील करना है, करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जहां है, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर इकट्ठा पढ़ देता हूँ। सर 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 इस पॉडकास्ट पर आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और कवि हूं तो कविता के अंदाज में आपके दर्शकों तक ये बात कहना चाहता हूं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी सुने कि जहां है ज्ञान संवेदना और साहस का कोश, जहां है ज्ञान संवेदना और साहस का कोश, विचारों का संगम और जज्बे का जोश, तो खुल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो जगह सिर्फ है यूनिक एंगल विद संतोष। क्या बात है सर, क्या तो यूनिक एंगल विद संतोष के साथ रहिए, और हर एपिसोड में कुछ नई बातें, कुछ नए लोग, चर्चित लोग और कुछ समाधान करने वाले विमर्श और मंथन। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, क्या बात है सर। आपका सर हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम आराम से डिटेल में और चीज़ डिस्कस करेंगे जो इस पॉडकास्ट में हम नहीं कर पाए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका दिल से। और संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर अपने व्यूअर से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर ने जैसा रिक्वेस्ट किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सर से पूछने के लिए और कुछ सवाल हैं आपके मन में या कोई कविता लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में पास कर दीजिएगा, मैं सर तक पहुंचा दूंगा। उसका पैसा लगता है। अरे सर ठीक है भाई, जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू।